Hello and welcome to Clipboard Education. Today we will discuss chapter 10 of class 8th NCERT Science. The name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. So let's start. The first slide, we have some important points. जानते हैं क्या क्या important points हैं पहली स्लाइड में. सबसे पहला एडोलेसेंट को हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था. तो जैसे ही हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचते हैं, फ्रॉम द जो ट्रांजिशन होता है बाल्यावस्था से, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट, एक सडन स्पर्ट होता है. मीन्स अचानक से हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस होने लगते हैं. कई तरह के चेंजेस अचानक से शुरू हो जाते हैं. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंट. और जीवन की एक ऐसी अवस्था जब हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस हों जो हमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी प्रदान करें. मीन्स हमारे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप हो जाती है. एडोलेसेंट किशोरावस्था कहलाती है एक ऐसी अवस्था जिसमें जो जीव है, जो मनुष्य है, वह रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हासिल कर ले. तीसरा पॉइंट है एडोलेसेंट begins around the age of 11 and last up to 18 और 19. एडोलेसेंट कब से स्टार्ट होता है? 11 से स्टार्ट होता है, 18-19 तक चलता है. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, क्योंकि इसमें इस जो एडोलेसेंट है ना, इसमें 11 से 18 तक का पीरियड है लाइफ का. तो इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो हर एक जो वर्ड्स आ रहे हैं ना उनमें टीन आ रहा है लास्ट में. 13 में लास्ट में टीन है, 14 में टीन है. इसको टीनेज भी कहते हैं एडोलेसेंट को, इसलिए एडोलेसेंट को टीनेज भी कहा जाता है. और इस आयु के जो लोग हैं, इस आयु के जो व्यक्ति हैं, उनको टीनेजर्स कहा जाता है, किशोर कहते हैं. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज. आल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक व्यक्ति के लिए जो एडोलेसेंट का पीरियड है वो बदलता रहता है. लेकिन लड़कियों में जो किशोरावस्था को जल्दी स्टार्ट हो जाती है 1-2 साल पहले. और हर एक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं, लड़कों में सभी में 11 से स्टार्ट होगी किशोरावस्था और 20 में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है. किसी में 14 से स्टार्ट होगी, 21 तक चलेगी. लास्ट पॉइंट इसमें क्या था? द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पुबर्टी इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. पुबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. किशोरावस्था में होता क्या है कि जनन करने की क्षमता, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाती है. बहुत सी चेंजेस होते हैं. लड़कों में आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी और मूंछ का आ जाना, और लड़कियों में ब्रीस्ट का उभरना रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का एक संकेत होता है. और प्यूबर्टी एंड्स, लास्ट पॉइंट देखिए, प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. और जैसे ही हम मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, तो किशोर अवस्था ख़त्म हो जाती है. फिर इस कौन सी अवस्था आती है? 4 अवस्थाएं होती हैं. शैशवावस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, इसको कहते हैं चाइल्डहुड. तीसरा जो अवस्था हम पढ़ रहे हैं हमारे जीवन की, उसको कहते हैं किशोर अवस्था, एडोलेसेंट. और चौथी है प्रौढ़ावस्था, मीन्स मैनहुड एज. अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं हम एडोलेसेंट में. ये कुछ हाइट का ग्राफ है. जब हम 11 साल के होंगे तो लड़का जो है वो 80% अपनी हाइट गेन कर लेता है और लड़कियाँ 88%. और 16 साल का यदि लड़का है तो उसकी 98% हाइट डेवलप हो चुकी होगी और लड़कियों की 99.5. और 18 साल का है, 18 साल के बाद लंबाई नहीं बढ़ती है, NCERT कहती है, बाकी एक्सेप्शंस हो सकते हैं. चेंजेस इन पुबर्टी, क्या क्या चेंजेस होते हैं? इंक्रीज इन हाइट. जैसे हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, हाइट बढ़ने लगती है. बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट while a girl has reached 80%, 88% of her full height. These figures are only representative and there may be individual variations. सबके कुछ अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर सबकी जो आयु है, यदि उन्होंने 18 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं कोई भी लड़का लड़की आयु, फिर उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी. आगे है कुछ चीज़ें जानते हैं. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़.
बट बाई अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज। लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं ऐसा हम लोग कहते हैं। तो पहला पॉइंट वही है। दूसरा है बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, 18 साल तक दोनों की पूरी हाइट उनको मिल जाती है अपनी। द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स, दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अपने मम्मी पापा पे जो भी बच्चा होता है उसकी हाइट और कलर कम्प्लेक्शन जाता है, क्योंकि ये जीन्स अफेक्ट करता है किसी भी व्यक्ति की हाइट को। उसके माता पिता परिवार के सदस्यों से जो जीन्स प्राप्त होते हैं उसी के ऊपर उसकी हाइट डिपेंड करती है। यदि किसी की मॉम और डैड हाइट में कम है तो हो सकता है कि वो बालक हाइट में उतना डेवलपमेंट ना कर पाए। आगे जानते हैं चेंज इन बॉडी शेप। जैसा मैंने बताया कि हमारे शरीर का आकार बदलने लगता है एडोलेशन में। लड़कियों में ब्रेस्ट का उभरना, लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना। तीसरा पॉइंट वही है। एडोलेशन में तीसरा कौन सा बदलाव होता है? पहला बदलाव था हाइट का, दूसरा बदलाव था बॉडी शेप का, तीसरा है वॉइस का चेंज, आवाज़ बदल जाना, भारी आवाज़ हो जाती है। और लड़कियों की कैसी वॉइस होती है? हाई पिच्ड वॉइस। इसको कहते हैं एडम सेप्पल। जो गले में जो आपको उभार सा दिखाई देता है ना लड़कों के, इसको कहते हैं एडम सेप्पल, और इसी के कारण ही आवाज़ भारी होती है। वॉइस चेंज चौथा है एट पुबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बड़ा होने लगता है। वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस इन वॉइस कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम सेप्पल। और एडम सेप्पल उनका बड़ा हो जाता है वॉइस, और वही कारण होता है कि एडम एप्पल का साइज बढ़ गया, लैरिंग्स का साइज बढ़ गया तो आवाज़ भारी हो जाती है। इन गर्ल्स, और लड़कियों में क्या होता है? इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस whereas boys have a deep voice. In adolescence, boys sometimes the muscle of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. और कभी कभी क्या होता है, एडम सेप्पल लैरिंग्स का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि आवाज़ फट भी जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। और कुछ दिन खराश रहने के बाद गला खराब रहता है, फिर सही हो जाता है। तो 3 बदलाव अभी हमने पढ़े। कौन कौन सा बदलाव है एडोलेशन में? पहला बदलाव था हाइट का, दूसरा था बॉडी शेप का, तीसरा था आवाज़ का बदलना। ठीक है, अभी चौथा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा का ही एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं। आगे है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट, पसीना ज़्यादा निकलता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स जो तेली ग्रंथियाँ होती हैं ज़्यादा स्रावित होने लगती हैं। मीन्स हमारी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ना एडोलेशन में बहुत अच्छे से काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं ड्यूरिंग पुबर्टी। और इसी यौवनारंभ की अवस्था में द सीक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड सवेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स जिनको कहते हैं, इंक्रीजेज। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, और बहुत से लोगों को मुहासे भी हो जाते हैं क्योंकि जो स्वीट और सवेशियस ग्लैंड्स हैं वो कुछ ज़्यादा एक्सक्रीशन करती हैं, ज़्यादा स्राव होता है उनका। आ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सेलिवेरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सीक्रेशंस थ्रू डक्ट्स। और जो लार्वा ग्रंथि हैं, लार ग्रंथियाँ हैं, तेल ग्रंथियाँ हैं, श्वेत ग्रंथियाँ, पसीने को श्वेत कहते हैं हिंदी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होते हैं, जैसे हमारा पैनक्रियाज हो गया, इंसुलिन बनाता है, हमारा थायराइड हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो दे आर आल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक विशेषता है कि वो सीधा जो भी हार्मोन्स है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं, याद रखना हमें, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनमें कोई ट्यूब नहीं होती कि एक ट्यूब जा रहा है फिर उस बॉडी पार्ट में अपना हार्मोन्स लेके जा रहा है, सीधा ब्लड में रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जितने सारे हार्मोन्स होते हैं। अगला है सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं एडोलेसेंस में। मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से हम परिपक्व हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स और कुछ बॉडी में चेंजेस, जैसे मैंने बताया था कि गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना, एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर, उनकी दाढ़ी मूछ आ जाती है। ये क्या होते हैं? ये सारे एडोलेशन के साइंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेशन आर कंट्रोल्ड बाई हार्मोन्स। और जो भी एडोलेशन में हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हार्मोन्स से बहुत प्रभावित होते हैं। कुछ लड़कों की दाढ़ी नहीं आती है, कुछ लड़कियों की ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाते। रीज़न क्या है? हार्मोन्स का डेवलप ना हो पाना। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस। भाई हार्मोन्स होते क्या है?
रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारी ग्लैंड्स के द्वारा, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा उनका स्राव होता है। दीज आर सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। और जो हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिज एट द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। दिस कॉजेज चेंज इन बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। और हमारा जो लड़कों में खासकर जो टेस्टीज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन उनसे हार्मोन निकलता है। टेस्टीज टेस्टिकल्स जो लड़कों में होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, उसी से ही दाढ़ी मूंछ का आना प्रभावित होता है। वंस पुबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, और गर्ल्स जब उनमें वो किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रीस्ट डेवलप। और ब्रीस्ट कैसे डेवलप होती है? लड़कियों में जैसे वो एडोलेसेंट की एज में पहुंची तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होने लगता है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रीस्ट। और मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, जिनको मेमरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है, वो ब्रीस्ट के अंदर डेवलप हो जाती हैं, जिससे ब्रीस्ट उभर आती है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। और इन दोनों ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि होती है शायद पीयूष ग्रंथि। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे छोटी ह्यूमंस में कौन सी ग्रंथि होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, माइंड में होती है। और जैसा मैंने बताया टेस्टीज, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होना और एस्ट्रोजन का स्राव होना। टेस्टोस्टेरोन है लड़कों का हार्मोन, एस्ट्रोजन है लड़कियों का हार्मोन। इन दोनों का ही कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। आगे जानते हैं तो रोल्स ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एडोलेशन में, कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सबसे पहला पढ़ा था हाइट में, दूसरा हमने पढ़ा था बॉडी शेप में, तीसरा पढ़ा था हमने वॉइस में, चौथा था हमारे सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे प्राप्त करते हैं। तो अभी हम वही पढ़ रहे हैं कि हार्मोन्स का रोल क्या होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी में। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टीज एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल, released in the bloodstream and reach parts of the body. Target side stimulate changes in the body at onset of puberty. सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड इंस्ट्रक्ट करेगी टेस्टीज को ताकि वो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करे, और ओवरी को कहेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निर्देश देगी ओवरी को कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करे। और ये दोनों ही हार्मोन्स लड़कों में टेस्टोस्टेरोन सीधा ब्लड स्ट्रीम में आके दाढ़ी मूंछ को उनके डेवलप होने के लिए कारण बनेगा, और लड़कियों में उन बॉडी का उनका शेप चेंज होगा एस्ट्रोजन से। और इसी से ही ये दोनों चेंजेस हैं कि दाढ़ी मूंछ का आ जाना, ब्रेस्ट का डेवलप होना, ये यौवनारंभ किशोरा अवस्था के आरंभ के लक्षण होते हैं। द रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सीधा जो हार्मोन रिलीज करेंगी ब्लड में रिलीज करेंगी, और वो जो हार्मोन है वो सीधा टारगेट साइड में ब्लड के थ्रू होकर पहुंच जाएगा। अगला है द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा मैंने बताया कि पिट्यूटरी ही कहती है, पिट्यूटरी ही कंट्रोल करते हैं, निर्देशित करते किनको? टेस्टीज को और ओवरीज को, ताकि वो टेस्टिस को कहेगी पिट्यूटरी की टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करो, और ओवरीज कहेगी पिट्यूटरी की तुम एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करो। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फॉर्म इन टेस्टिज। और इन्हीं पिट्यूटरी ग्लैंड जो सीक्रेट करवाती है और भी तरह के हार्मोन, जैसे स्पर्म बनने लगते हैं टेस्टिज में, और ओवरीज में ओवा बनने लगता है, शुक्राणु और अंडाणु हिंदी में कहते हैं। अब पेज नंबर 8 पे देखते हैं क्या है। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। और इस प्रकार जब अंडाणु और शुक्राणु लड़के और लड़कियों में बनने लगते हैं, लड़कों में क्या बनेंगे? शुक्राणु, लड़कियों में क्या बनेंगे? अंडाणु। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेटीज लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। जो जनन के कारण बनते हैं शुक्राणु, रिप्रोडक्शन के कारण क्या है? शुक्राणु। तो व्यक्ति जो मैच्योर रहता है, वो जो मेल है वो ज़्यादा समय तक मैच्योर रहता है, लड़कियां उतनी जल्दी
मैच्योर नहीं रहती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? आई डोंट नो द रीज़न। व्हाट इज़ वाई मेल्स, वाई द कैपेसिटी ऑफ मेल्स इज़ लार्जर देन फीमेल्स। इसमें लिखा है सीधा सीधा एनसीईआरटी आपकी क्लास 8 चैप्टर 10 में कि द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेटीज लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। मीन्स जो मेल्स हैं ज़्यादा समय तक फर्टाइल रहते हैं, फीमेल्स उतना समय तक फर्टाइल नहीं रहती हैं। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पुबर्टी 10 to 12 years of age and generally last till the age of approximately 45 to 50। पुबर्टी कब से कब तक स्टार्ट होती है? रिप्रोडक्शन का फेज क्या है फीमेल्स में? 10 से 12 से स्टार्ट हो 10 या 12 की एज में स्टार्ट होता है और 45 टू 50 तक चलता है। वन ओव्यूम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। ओवरीज जो होते हैं उससे ओव्यूम बनता है। ओव्यूम को मैच्योर होने में लगभग 28 से 30 दिन का समय लगता है और 28-30 दिन में वो रिलीज हो जाता है। इसी को कहते हैं माहवारी, मंथ साइकिल की। जो ओवियम है, जो अंडाणु हैं, वो मैच्योर होता है और अंडाशयों द्वारा 28 से 30 दिन में रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू डेवलप द रिसीव द एग। एज इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। होता क्या है, जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं वो ओव्यूम बनाती हैं। 28 से 30 दिन में जो ओव्यूम है वो मैच्योर हो जाता है। इसी दौरान क्या होता है, यूटेरस की जो वॉल है वो भी थिक होने लगती, ताकि जैसे ही ओवरी से ओव्यूम आए तो मैं यूटेरस की वॉल इतनी कैपेबल होना चाहिए ताकि वो रिसीव कर ले इस एग को। और यदि इसी समय प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब स्पर्म और ओव्यूम मिल जाते हैं, तो एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होने लगता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। और यदि जैसे ओवरी से ओव्यूम आया लेकिन प्रेगनेंसी ही नहीं हुई, स्पर्म मिला ही नहीं, तो यूटेरस की जो वॉल है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, यदि स्पर्म नहीं पहुंचा यूटेरस में, द रिलीज्ड एग जो ओव्यूम होता है एंड द थिकन्ड वॉल ऑफ यूटेरस। दो चेंजेस हुए थे जो मंथ साइकिल में। क्या क्या चेंजेस होते हैं? एक तो अंडे का बनना, अंडा तो बन गया लेकिन प्रेगनेंसी ही नहीं हुई, स्पर्म पहुंचा ही नहीं, लेकिन अंडा बन गया है तो जो यूटेरस की वॉल तो मोटी हो जाती है, क्योंकि वो इतना कैपेबल खुद को बना लेती है कि इन केस यदि प्रेगनेंसी होती है तो मुझे एग को डेवलप करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? यूटेरस में। तो यूटेरस की वॉल मोटी हो जाती है। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विथ इट्स ब्लड वेजल्स आर सेट ऑफ। कि जो अंडा और साथ में यूटेरस की जो एक मोटी सी जो दीवार होती है और जो ब्लड वेजल्स हैं वो फट जाती हैं। इससे ही ब्लड का लीकेज होता है, खासकर गर्ल्स में जो मंथ साइकिल चलती है, यही रीज़न है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days, 28 से 30 दिन में होता है। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed menarche। फर्स्ट जो menstrual flow होता है किशोरावस्था में प्रारंभ होता है और इसको मेनार्के कहा जाता है। 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops। stoppage of menstruation is termed menopause। और 45 से 50 में बंद हो जाता है और इसको मेनोपॉज कहा जाता है जब बंद होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड पॉइंट देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। दिस साइकिल इंक्लूड्स मैच्योरेशन ऑफ द एग, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर इन केस द एग इज फर्टाइल। देखो क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। सबसे पहले अंडा रिलीज होगा, अंडा बड़ा होगा, अंडा रिलीज होगा, जो यूटेरस की वॉल है वो मोटी होगी, बड़ी होगी, और यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर दोनों ब्रेकडाउन कर जाएंगे, एग प्लस यूटेरस की वॉल। इन केस द एग इज फर्टिलाइज, और यदि स्पर्म पहुंच जाता है तो स्पर्म ऑफ एंड ओवियम मिलके क्या बना लेते हैं, वो एम्ब्रॉय बना लेते हैं और यूटेरस में एक बेबी डेवलप होने लगता है, बॉय और गर्ल। अब जैसे प्रेगनेंसी हो गई तो लड़का पैदा हो गया या लड़की लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, कैसे पता चलता है? ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियर ऑफ देयर सेल। 2 chromosomes out of there are sex chromosomes named X and Y।
देखो, लड़का या लड़की पैदा होने के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। लड़कियों में और लड़कों में दोनों में ही 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, क्रोमोसोम्स के। लड़कियों में जो 23वां जो पेयर होता है गुणसूत्र का वो XX होता है। अ फीमेल हैज 2X क्रोमोसोम्स, उनके पास 2X क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि व्यक्ति के पास X और Y दोनों 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब द गैमेटीज, चाहे एग स्पर्म, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज अ 1X क्रोमोसोम। लड़की डेवलप होगी जब सेम मिलेंगे, XX मिल जाएंगे। लेकिन यदि फीमेल में तो X ही है, तो फीमेल से जब X निकला और लेकिन मेल से Y निकला, तब XY बनेगा, तब लड़का पैदा होता है, बॉय पैदा होता है। द गैमेटीज, एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज ऑलवेज 1X क्रोमोसोम। वही बात बताई गई है कि जो स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो एग होता है उसमें हमेशा X क्रोमोसोम ही होता है। जैसा मैंने बताया कि X और Y, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2X chromosome। जो लड़की है, गर्ल है, उससे तो X मिला ही है, लड़के से भी X मिल गया तो XX है, तब लड़की पैदा होगी। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स, लेकिन यदि स्पर्म से Y क्रोमोसोम आया लेकिन लड़की से तो X आएगा, तो XY मिल जाएंगे, देन द जाइगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। आगे जानते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज़, सो वी मस्ट प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। भ्रूण हत्या को रोकना है। लड़कियां ज़्यादा मेहनती होती हैं, लड़कियां ज़्यादा माता पिता की सेवा करती हैं, लेकिन हमारी जो पुरातन कन्वेंशनल थॉट्स हैं वो बहुत ख़राब हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। सो इनकरेज गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज अटैच्ड टू द ब्रेन। मैंने पूछा था आपसे अभी इससे पहले कुछ स्लाइड में कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, माइंड में होती है, और यही टेस्टिज को और ओवरीज को कंट्रोल करती है। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी, द टेस्टिज एंड ओवरीज आर द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियास एंड एड्रिनल्स। और भी मैं कहूँ कि कुछ 2-3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताएं, तो आप क्या बताएंगे? थायराइड बताएंगे, पेनक्रियास बताएंगे, एड्रिनल्स बताएंगे। थायराइड तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता, पेनक्रियास शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। एड्रिनल्स क्या करते हैं? एड्रिनल्स स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। जब हम शेर को देख लेते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना आने लगना, ये क्या चीज़ें दिखाती हैं? तब एड्रेनलिन फ्लो करता है। तो एड्रिनल से एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो भी आपको जब बहुत विपत्ति में पड़ जाओ, आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो, तब स्रावित होता है। थायराइड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन, एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। एड्रिनल से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे हमारे ब्लड में साल्ट का बैलेंस बना रहता है। लास्ट इसमें पॉइंट है, एड्रिनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन, इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बेरस्ड और वरीड। एड्रिनल से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, और जब व्यक्ति बहुत चिंतित, परेशान या दुखी है, तब ये हमारे बॉडी के सारे जो क्रियाकलाप हैं उनको एडजस्ट करता है। पिट्यूटरी यहाँ पे है माइंड में, थायराइड गले में होती है, एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है, और ओवरीज यदि फीमेल का बॉडी तो ओवरी रहेगा, यदि मेल है तो टेस्टिज रहेंगे। सेकंड लास्ट स्लाइड क्या है इसमें? थायराइड, पहला पॉइंट देखते हैं। थायराइड एंड एड्रिनल्स सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से उनको ऑर्डर कहाँ से मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यदि पूछा जाए कि मास्टर ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ही क्या होता है? वृद्धि का हार्मोन स्रावित होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो किसी भी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। सेकंड है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? सेल का डिवीजन, सेल्स बढ़ने लगना, कोश का वृद्धि। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। और जो मतलब ग्रोथ इंसेक्ट्स में कैसे प्रभावित होगी? इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है। और इन फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। और जो मेटामॉर्फोसिस है, कोशिकाओं की वृद्धि है, वो फ्रॉग माने मेढक, मेढक में कैसे होती है? जो कोशिका की वृद्धि है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मेढकों में द हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय थायराइड। थायरॉक्सिन क्या होता है? थायराइड के द्वारा स्रावित होता है। थायरॉक्सिन प्रोड्यूसेस रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वाटर। अब देखो,
जो मेढक को बड़ा होना है तो उसको थायरॉक्सिन चाहिए। थायरॉक्सिन किससे मिलेगा? कौन स्रावित करता है थायरॉक्सिन को? थायराइड स्रावित करता है। लेकिन थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए वाटर में थोड़ा आयोडीन होना चाहिए। यदि किसी पानी में आपने मेढक डाल दिया और उसमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं है तो जो छोटा सा मेढक है वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के लिए क्या चाहिए? पानी में आयोडीन। और यदि तब उस पानी में यदि आप आयोडीन थोड़ा मिक्स कर दोगे तो फिर उससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगेगा और मेढक बड़ा हो जाएगा। अब आयरन विल्स, डॉक्टर्स बहुत सजेस्ट करते हैं कि आयरन की टैबलेट्स खाएं, आप आयरन रिच फूड्स खाएं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आयरन हमें प्रदान करती हैं? हरी सब्जियां, गुड़, मीट, सिट्रस, खट्टी चीज़ें, आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट। ये सारी चीज़ें किशोर लोगों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। चिप्स एंड पैक और टिंड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। हमें चिप्स और टिंड स्नैक्स पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनमें न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत खा लें आप, बट आपको रेगुलर मील लेना ही लेना है। और यू माइट बी नोइंग दैट इन अवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। शादी कब होगी? लड़कियों की 18 से ऊपर और लड़कों की 21 से ऊपर। लास्ट स्लाइड है और लास्ट पॉइंट है, हार्मोन्स आर सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच पोर देम डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। कोई नहीं तो रिवीजन पॉइंट्स सर कि जो हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर द सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्राव हैं हार्मोन्स, और हार्मोन सीधे ब्लड स्ट्रीम में, रक्त का जो बहाव है उसी में सीधे डायरेक्टली मिल जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी सजेशन, कमियाँ हों तो बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।